आरबीआई हैं या सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सेंट्रल बैंक्स के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस ये बोलता है कि जब इनके हाथ में इसको कंट्रोल करना नहीं है, मतलब ग्लोबल स्पेंडिंग सडनली बढ़ी है, ग्लोबल परचेजिंग सडनली बढ़ी है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है वॉर की वजह से, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये इनमें से किसी भी चीज को कोई एक देश का लीडर या 2-4-5 देशों के लीडर मिलकर या फिर 2-4-5 देशों के सेंट्रल बैंक्स के हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक्स है या सेंट्रल बैंक्स अपनी जो भी एक्शंस होते हैं उनसे इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक अच्छी बात जो समझ में आती है कि हमारे यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, ये लाइक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इससे ऊपर की बात कभी करते नहीं है, वो बहुत बियॉन्ड बात उन्होंने कही है। इस सिचुएशंस में ये लीडर्स क्या कर सकते हैं या देश के रिजीम्स, सरकारें, वो क्या कर सकती हैं? उस पर्सन ने सजेस्ट किया है कि ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, इनकम कर सकती हैं। अभी कैसे? हायर पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ दिस। हम इस चीज को देख सकते हैं कि इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस कितनी ज्यादा है, फ्यूल प्राइसेस। उन फ्यूल प्राइसेस के इतना ज्यादा हाई होने के रीजंस ऑब्वियसली ग्लोबल या क्रूड ऑयल की भी जो प्राइसेस है और उनके ऊपर जो टैक्सेस हमारे देश में लग रहे हैं वो कितने ज्यादा है। तो अगर इन सिचुएशंस पर जब चीजें चल रही है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं, वो मेजर्स आपके यहाँ पर या तो सक्सेसफुल नहीं है, पार्शली इफेक्टिव है। पार्शली इफेक्टिव का मतलब ठीक है आपने रेपो रेट बढ़ा दी पर उसका बहुत कम प्रभाव रहेगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब पार्शली इफेक्टिव है उस सिचुएशन में गो बियॉन्ड दैट सिचुएशन, उस बियॉन्ड सिचुएशन में आप ये देखिए कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या किया जा सकता था जिसमें आप इसे क्या बेनिफिट कोई रिजीम या कोई सरकार ले सकती है। एंड द बेनिफिट वाज कि वो अपने यहाँ पर रेवेन्यू बेटर जनरेट कर सकती है, अभी बेटर रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। और ये अगर देखा जाए तो यस ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल है। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ठीक है इस चीज की चिल्ला चोट है, इस चीज के लिए बहुत लोग हंगामा कर रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पर ये बढ़ गया है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब जनता मर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वॉट। पर जो लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स में ऑब्वियसली फ्यूल लग्जरी गुड्स में आता है। जरूरी नहीं है कि आप व्हीकल को यूज करें। अगर आप गरीब हैं और आपके पास खाने को नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास व्हीकल नहीं होगा और व्हीकल में आने जाने के चार्जेस नहीं होंगे, मतलब पेट्रोल डलवाना, डीजल डलवाना, ये सब नहीं होगा। बेयर मिनिमम जो चीजें हैं वो तो हम वेलफेयर स्टेट की जो स्कीम्स है हमारे यहाँ पर, जन कल्याणकारी योजना है, उसमें जो बीपीएल है या एक तरह से चिरंजीवी योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, इन चीजों में हम जो बेसिक नेसेसिटीज है वो उसमें पूरी कर रहे हैं। पर उसके अलावा जो लग्जरी गुड्स हैं जिन पर अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, दे आर नाउ टारगेटिंग द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। और ऑब्वियसली ये हम देख रहे हैं हमारे देश में या सभी देशों में लगभग अभी यही चल रहा है। सो इट इज बियॉन्ड दैट। और मुझे कभी कभी समझ में आता है कि हमारे यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, ये जो हंगामा कर रहे हैं या जो चिल्लाते हैं, या न्यूज चैनल्स हैं जो बहुत सारे ये जो चिल्ला रहे हैं, वो जो सरकार में बैठे हैं ना, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो उससे बियॉन्ड सोचते हैं। और ये वो चीजें हैं जिन चीजों को उनके जो थिंक टैंक्स हैं या उनकी जो टीम है वो उनको सजेस्ट करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, इतना परेशान होने की बात नहीं, ये सभी जगह हो रहा है, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कहीं का भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए। और अभी इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि ये किया जाए। एंड द सेम थिंग अभी इस वाले वीक 3 वाले जो क्वेश्चंस में मैंने जो क्वेश्चन दिया है, दैट इज क्या इंडिया में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है टुवर्ड्स द सिंगल पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या अभी ये सिचुएशन चल रही है कि सिंगल पार्टी सिस्टम आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ पर क्या कोई सिंगल लीडर सिस्टम यहाँ पर इमर्ज हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनी हुई है। वो भी अगर हम कंपेयर करें या उस चीज को ये देखें
कि अभी जो रिजीम में है या जो सरकार में है वो इन चीजों पर क्या सोचते होंगे या इस बारे में उनका क्या विचार होगा, या ऐसा समझ लीजिए कि इन चीजों को लेकर उनके दिमाग में क्या चलता होगा. आई थिंक द टीम मस्ट कंपेयर with global practices and the global practice is evident कि 2018 या 19 में रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया और वहां ये बदलाव कर दिया गया है कि आई थिंक 2035 तक पुतिन ही वहां के हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे. ये प्रयास शायद चाइना में भी किया गया था. तो आप 2024 के इलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं 2024 वाले इलेक्शन में क्या होगा, 29 वाले में क्या होगा, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या होगा. एंड आई थिंक मे बी पॉसिबल कि जो रिजीम में बैठे हुए हैं और जो देश चला रहे हैं वो ऑब्वियसली जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उनसे कंपेयर करते होंगे या उस चीज को कहीं ना कहीं कंसिडर करते होंगे कि क्या चल रहा है. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर एक थंपिंग मेजोरिटी आती है तो हम इंडिया में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं या इंडिया में ऐसे चेंजेस हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बदलाव कर दिया जाए और इस तरह के कि ठीक है अब हम इलेक्शन 8 साल में करवाएंगे, इलेक्शन अब 10 साल में एक बार होंगे, अभी के लिए हम 5 साल में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं. एंड इट मे बी अलोंग विद साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो स्टेट के इलेक्शन हैं हमारे यहाँ के मतलब विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन है इन सबको एक साथ करवा दिया जाए. 1 साल में हम करवा देंगे, बाकी के 9 साल तक सिर्फ काम करने पर फोकस करेंगे. इलेक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स और इलेक्शन बेस्ड जो पॉलिसीज हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, इंडिया की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है एंड इवेंचुअली इट इज हार्मफुल टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी. मे बी पॉसिबल कि ऐसे बदलाव कर दिए जाए. ठीक है. सो दैट वाज द आर्टिकल. उसमें कुछ नई बात आई थी, वो मुझे आप लोगों को बतानी थी. शायद वो कुछ ज्यादा लंबा था और मुझे लग गया था कि स्टूडेंट शायद नहीं पढ़ पाए. चलिए, क्या ये बात समझ में आई यहां तक? यस सर. ऐसा तो नहीं रहा ना कि ये तो सर थोड़ी ज्यादा भारी बात हो गई और ऊपर से निकल रही है ये. सुबह सुबह हम इतना मेंटली रेडी नहीं थे इस चीज को झेलने के लिए. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आई वुड शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल. ओके, क्या ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर. चलिए, सो हम पहले क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं. ये दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट along with a challenge for Indian democracy and secularism. Discuss. इस क्वेश्चन को ब्रेक करके बताएंगे जल्दी जल्दी कि इसकी क्या डिमांड है और इसको कहां से स्टार्ट करना चाहिए. धर्म की पहचान आधारित राजनीति संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत बन चुकी है. कॉन्फ्लिक्ट जो भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के हेतु एक चुनौती है. जो लोग जीडी में आ रहे हैं, आई वुड प्रॉमिस कि यूपीएससी मेंस में उसमें से क्वेश्चंस आएंगे. ये मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं. ग्रुप डिस्कशन 2019 से मैं ऑफलाइन भी करवाता रहा हूँ जयपुर में, और ऐसा होता है कि हर बार कई सारे क्वेश्चंस वो आते हैं, उन डायमेंशन से आते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक पढ़ा दिया, उस टॉपिक के बारे में एक लाइन भी लिख दी और क्वेश्चन आ गया तो क्लेम कर देंगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है. वैसा नहीं, वैसा कि वो डायमेंशंस क्या पूछे जा सकते हैं,
हम उन डायमेंशंस पर बात कर चुके होते हैं, उनको टच कर चुके होते हैं। चलिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या कितने लोगों को नहीं आया, ये बताइए। सर मुझे तो नहीं आया। अरे भाई 10-11 लोग हैं। नाम लेकर पूछना पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं। समझ में नहीं आया? सर हम बोले? यस, हाँ शालिनी। सर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है ऐसे पूछ रहे हैं कि जो राजनीति है, राजनीति में धर्म का जो मतलब प्रयोग किया जाता है या धार्मिक मुद्दों का जो प्रयोग किया जाता है, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए और धर्मनिरपेक्षता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है उसके लिए एक मतलब चैलेंज है। तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सर इसे शुरू करने के लिए हम ऐसा ये भी कर सकते हैं सर कि वर्तमान में जो अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर्स है जिसमें जो धार्मिक मुद्दों को उछाला जा रहा है या धार्मिक मुद्दों की वजह से जो सहिष्णुता खत्म हो रही है, हम उनका रेफरेंस देते हुए इसको शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और क्या रेफरेंस देंगे उसमें? कौन से मुद्दे को? सर आप बता दें। नहीं नहीं, मैं तो बताऊं। सर इसमें स्टार्टिंग सर ये सेक्युलर जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वहां से कर सकते हैं, लाइक कि प्रियम्बल में है, और तो वहां से ये स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और देन अपन ये कर सकते हैं कि जो बीजेपी है इसका ओरिजिन ही रिलीजन बेस पे था। अयोध्या वाला जो इश्यू था उसी पे इसका हुआ, और अभी मतलब ये वही चीज, मतलब जो एक डिटर्मिनेंट है ना पॉलिटिकल, सर वो इलेक्शन के डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, उसमें से अभी ये रिलीजन जो है ये सब पे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो that सर हम क्या यहाँ पे किसी पार्टी को मेंशन कर सकते हैं? किसी को नहीं कर सकते, फिर बहुत सारी को करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि जैसे अभी हमने सिर्फ एक पार्टी को मेंशन किया और वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बोफोर्स मारना हो जाएगा। हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी अपने पैर पर, बोफोर्स मार लिया। ये याद रखिएगा, अगर हमने एक पार्टी को इस तरह से मेंशन कर दिया तो बहुत सारी पार्टीज को करना पड़ेगा। इंडिया में क्या कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो इस मोड पर काम करती या जो इस तरह से काम करती हैं तो बहुत सारी, जैसे शिवसेना भी है और ये जो बीजेपी है शिवसेना है, और जो सर और ध्यान और नहीं है कोई भी? हाँ, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू बजरंग परिषद, बजरंग दल, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पार्टी है क्या? ये दबाव समूह है, ग्रुप्स, पावर ग्रुप्स जिनको बोलते हैं ना, ये उसमें आता है। अरे वो ओवैसी की पार्टी का क्या नाम है यार, उसे कैसे भूल जाते हैं? AIM, AIM क्या नाम? MIM है ना। वो भी तो है। तो ऐसी पार्टीज हैं हमारे यहाँ पर जो इस तरह से काम करती है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के स्टार्ट की बात करते हैं। एक तरीका सबसे पहले ये बताया है, आई थिंक यस, एक तरीका ये बताया है। मैं अगर इसके स्टार्टिंग की बात करूं, दैट इज इंट्रो। फर्स्ट हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज एग्जाम है क्या कांस्टेबल वाला?
आज कांस्टेबल वाला एग्जाम है क्या यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में? हाँ सर, कल और परसों था, आज का तो पता नहीं। 13, 14 2 दिन तो था। 14 को था क्या? नेट कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम आ रही है? आई थिंक कहीं कोई ऐसा नहीं हो कि कुछ नेट वेट बैन कर दिया हो अभी एग्जाम स्टार्ट हो 9 बजे से। चलिए, सो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। पहली चीज ये कि एक तरीका ये बताया है कि हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं फॉर द सेक्युलरिज्म। हम धर्मनिरपेक्षता और उसके जो संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उनसे हमने शुरू कर दिया। क्या इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है जिससे हम स्टार्ट करें? इसको हमने बहुत जनरल तरीका होगा अगर हम सिर्फ इससे स्टार्ट कर रहे हैं। सर वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसकी घटनाओं का जिक्र करते हुए। क्या क्या घटनाएं? जैसे सर जो अजान और हनुमान चालीसा विवाद, ज्ञान व्यापी सर जो मस्जिद, आगरा में ताजमहल के लिए, या फिर जो मंदिरों में सर मस्जिदों में जो हिंदू उनको ढूंढने का जो क्या बोलते हैं सर, याद नहीं। क्या हमें एक चीज इसमें समझ में आती है, एक टर्म जो इसमें नया दिया हुआ है, दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। सर ये धर्म की पहचान में फिर वही हो गया ना कि सर जो हिंदू हैं वो मतलब हिंदू अपनी पहचान बनाने के लिए जो मस्जिदों में अपने अवशेष ढूंढ रहे हैं, या इस तरह से जो अभी अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा है, तो वहां पे भी कि मतलब अपनी सुपेरिटी ढूंढने के लिए। हम इस आंसर को सबसे बेटर स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से। फिर क्या है कि ये जो पहचान आधारित पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, और फिर उससे हम जंप करेंगे रिलीजन पर कि रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले ये बात कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, या पहचान की राजनीति। पढ़ा होगा ना ये? आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें एक्चुअली इट इज अ ग्रुप, एक समूह होगा किसका? लोगों का, a group of people with shared का मतलब आपस में साझी। क्या हो सकता है साझा? उसमें रेस हो सकती है। रेस का मतलब इनकी जो समूह है या जो ब्रीड है, वो कह सकते हैं वंश जिसको बोलते हैं। रिलीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में गुजराती डोमिनेंस एक आम बात है कि गुजराती महाराष्ट्र में राज करते हैं, वहां के बिजनेस सेक्टर में, उसमें तो वो कि ये सारे गुजराती है। साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन तो वहां पर ये सारे साउथ इंडियन है। मराठी इटसेल्फ, तो वो रीजन बेस्ड उनकी आइडेंटिटी हो गई। रीजन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है। सर भाषा हो सकती है। भाषा हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, और लैंग्वेज हो सकती है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इनके बेसिस पर एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह या जन समूह, जिसका आपस में शेयर्ड या जिनकी एक साझी पहचान है, उसके आधार पर इनके आपस में कुछ हित जुड़े होंगे, इनके आपस में इंटरेस्ट जुड़े हुए होंगे। उन इंटरेस्ट के बेसिस पर जो पॉलिटिक्स की जाती है, जो राजनीतिक लाभ लिया जाता है, राजनीतिक दबाव बनाया जाता है, या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है, दैट इज द आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। राजनीति को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ये है पहचान की राजनीति। ये हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कि पहचान की राजनीति क्या है। अब हम इस चीज पर आते हैं कि इसमें से एक पार्ट जो रिलीजन बेस्ड है, उस पार्ट को लेकर जो पॉलिटिक्स की जाती है वो धर्म आधारित
पहचान की राजनीति हो जाती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से डिफाइन करेंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स इंडिया में हैं धर्म आधारित राजनीति के एग्जाम्पल्स पर आएंगे। क्या यहाँ पर ऐसी पॉलिटिक्स की जाती है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि क्या ये पॉलिटिक्स यहाँ की जाती है या नहीं की जाती है। हम पहले ये कहते हैं ना तर्कों से पुष्ट करना, तो हम अपने लॉजिक्स देंगे ना कि क्या ऐसा वास्तव में होता है। यस होता है। तो पहला हम लिखेंगे MIM, ये ओवैसी वाली जो पार्टी है। दूसरा हम लिखेंगे MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तीसरा हम लिखेंगे DMK, AIDMK, ये तमिल बेस्ड जो है वो है। इसके अलावा फिर BJP। इसके साथ में हम कुछ ग्रुप्स लिख सकते हैं, या जिसको हम पावर ग्रुप्स लिखेंगे, शक्ति समूह या दबाव समूह, पावर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, जिसमें इस तरह के कई सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, जिसमें जैसे कि हिंदू वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, और मुझे नहीं पता कुछ, मतलब इसमें शायद लैंग्वेज बेस्ड भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में कुछ इस तरह के कई सारे ग्रुप्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो कि हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ होती है और धर्म आधारित राजनीति होने के प्रमाण ये है। दोज आर द एग्जाम्पल्स। अब ये किस तरह से, मैं वापस से एक बार क्वेश्चन पर आता हूँ। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो जाता है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि ये संघर्ष का कारण हो जाता है। तो ये संघर्ष शब्द पर हम आएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, यह संघर्ष क्यों क्रिएट हो रहा है। सो हाउ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होगा क्यों, इस पर बात करेंगे। क्या इसी पर बात करेंगे और कुछ करेंगे? इस क्वेश्चन की डिमांड को जब हम ब्रेक कर रहे हैं, क्या इसी चीज पर हम बात करेंगे? यस सर। ठीक है, अब हम इस चीज पर आते हैं। यस यस, कुछ बोलना चाहते हैं? सर इसमें ये पूछ रहे थे कि इसमें संघर्ष क्यों हो रहा है, इस पे डिस्कस करने के साथ साथ ये चुनौती कैसे है, हमें इसके वो फैक्टर्स भी देखने होंगे। हाँ बिल्कुल। तो पहले हम ये देखेंगे ना कि ये संघर्ष है क्यों। एक लाइन में हम ये बताएंगे कि ये संघर्ष क्यों होता है, और वो संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच हो रहा है, ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग हो रही है समाज में, और जो हार्मनी होनी चाहिए, जो बंधुत्व और सोशल हार्मनी होनी चाहिए, सोशल हार्मनी का ब्रीच हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली चैलेंज हो गया। दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो हम इस चीज को देखेंगे कि ये संघर्ष क्यों करवा रहे हैं, ये संघर्ष क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन होता है, ऐसे ग्रुप्स संघर्ष क्यों करवा रहे हैं, उनका मेन रीजन क्या है, ये मुझे सोचकर बताओ। फटाफट से बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं। पावर में आने के लिए। पावर में आने के लिए वो संघर्ष को जन्म दे देते हैं, पर क्या वो ऐसा क्लियरली बोल सकते हैं कि हम पावर में आना चाहते हैं? और नहीं सर, बट मेन मोटो तो उनका यही होता है। मोटो तो होता है सर पर ऐसा क्या होता है कि उससे पब्लिक मोबिलाइज हो जाती है, उस चीज को बताना होगा। सर अपना अस्तित्व बताने के लिए कि हाँ हम भी, हाँ, हमारा अस्तित्व खतरे में है, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, क्रिश्चियन खतरे में, सिख खतरे में। डर का माहौल पैदा करने के लिए। डर का माहौल पैदा करते हैं, और कुछ? सर पहला तो है विश्वास की कमी, आपसी समुदाय उनमें विश्वास की कमी होती है। दूसरा राजनीतिक प्रेशर,
कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तुष्टीकरण की नीति के तहत प्रेशर देती है। उनको इस चीज को वो आश्रय देते हैं, इस चीज को फोस्टर करते हैं या इसको अपीजमेंट पॉलिसी में इसको इन्वॉल्व करते हैं। क्या हम यहाँ पर एक बात बता सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट होने के रीजन, या हम ऐसा मान लें कि ये पब्लिक इनके साथ क्यों लग जाती है, जनता इनके साथ क्यों मोबिलाइज हो जाती है? उसका एक बड़ा रीजन है, मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, इसको समझने का कोशिश करना। क्लेम फॉर देयर आइडियोलॉजी, वो अपनी जो विचारधारा है उसका क्लेम करते हैं। जो भी विचारधारा है सो कॉल्ड, मान लीजिए हमने मराठी मनुष्य की विचारधारा दी, तो मराठी मनुष्य खतरे में है, मराठी मनुष्य को मराठा में काम मिलना चाहिए, मराठा या महाराष्ट्र एरिया में दूसरे लोग आकर यहाँ पर हमारा रोजगार छीन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सो दे क्लेम फॉर देयर आइडियोलॉजी। सेकंड, जनरेट मिथ्स, भ्रांतियां को जन्म देते हैं या भ्रांतियां बढ़ा देते हैं। जैसा हम बोल रहे हैं ना कि ये खतरे में है, वो खतरे में है पर्टिकुलरली, तो वो आपकी एक आइडेंटिटी है, उस चीज से एक मिथ जनरेट कर देते हैं कि ये वास्तव में खतरा है और ऐसा होगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो दे जनरेट द मिथ। सर ये मराठी मानस वाला जो एग्जांपल है, ये सर ये रिलीजन बेस पे थोड़ी है। नहीं नहीं, ये रिलीजन बेस्ड पर नहीं है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड है। तो यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो रिलेशन का है, तो फिर ये एग्जांपल देना नहीं सही नहीं, है। वो हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, वो हम लिख सकते हैं, वो चीज मैंने एक एग्जांपल दिया है। ओके सर। सो जनरेट मिथ। अब आपने जब भी ऐसा मिथ क्रिएट किया, मान लीजिए आपने ये बोला कि मुस्लिम यहाँ पर खतरे में है, मान लीजिए आपने ये बोला कि हिंदू यहाँ पर खतरे में, इस सिचुएशन में मेन चीज क्या होगी? दैट मिथ, आपने जो भी मिथ क्लेम किया है, मान लीजिए आपने एक ये चीज बोली है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है मुस्लिम की वो बहुत ज्यादा है, इस ग्रोथ रेट से बढ़ते हुए अगर हिंदुओं ने बच्चे पैदा नहीं किए तो कुछ सालों में या कुछ दशक में ऐसा हो जाएगा कि ये हमारी पॉपुलेशन या हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है उसको सरपास कर जाएंगे, और जितनी हिंदुओं की पॉपुलेशन है उसकी जगह ये मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में आ जाएगी। अगर इस गति से हमने भी अपने बच्चे नहीं किए जिस गति से मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, और ये इसका एविडेंस ये है कि ये ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये ऐसा है। सो दे जनरेट अ मिथ। इस मिथ के जनरेट करते ही इट इज काउंटर्ड बाय द अदर ग्रुप ना, फिर रिप्लाई में उधर से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई लीडर, कोई नेता, कोई उस चीज को इंटरप्रेट करेगा कि नहीं, एक्चुअल में आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट इतनी थी मुस्लिम कम्युनिटी की, उस ग्रोथ रेट को हमने कम करके इतने परसेंट उसमें डिक्लाइन किया है, इतने परसेंट डिक्लाइन हिंदुओं ने नहीं किया है जितना मुसलमानों ने किया है। तो ये जो लीडर्स हैं, ये जो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं ग्रुप्स, तो जैसे सबसे पहले उसने अपने आइडियोलॉजी को क्लेम किया, उसको क्लेम करने के बाद में उसने वो मिथ क्रिएट किया, एक भ्रांति पूरी फैलाई, उस भ्रांति को काउंटर किया किसी दूसरे ने, और हो सकता है वो भी भ्रांति को भ्रांति से काउंटर कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक बहुत अनबायास्ड एनालिसिस देगा, नहीं देगा, पर वो इस चीज को बोल देंगे, या हो सकता है वो ऐसा भी बोलते हैं कि इस गति पर जिस रेट से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू भी पैदा करने पर आ रहे हैं, तो हमारे को अपने बच्चे पैदा करने की जो ग्रोथ रेट है ना उसको डबल कर देना चाहिए। उसने एक और नई भ्रांति दे दी। सो इट इज काउंटर्ड बाय द अदर ग्रुप। यही होगा ना कि दूसरा ग्रुप उस चीज को काउंटर करेगा, और इस फेज में नेचुरली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, सड़कों पर लोग उतर जाएंगे।
हंगामा कर रहे होंगे, घर जला रहे होंगे, दुकानें जला रहे होंगे, लड़ रहे होंगे एक दूसरे के, जहां पर आपकी मेजोरिटी है, जहां पर मोहल्ले कॉलोनियां ऐसे हैं, वहां पर जाकर नारे लगा रहे होंगे सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, ये चीज हो रही होगी, उसके लिए डिमांड कर रहे होंगे. सो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट. एंड व्हेनेवर अ कॉन्फ्लिक्ट और सोशल हार्मनी या एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी है वो जब कभी भी ब्रीच हो रही है, उस सिचुएशन में इट इज अ चैलेंज टू द डेमोक्रेसी. और अगर ये धर्म आधारित है, कौन ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये धर्म, तो इट by default becomes a challenge for the secularism या पंथ निरपेक्षता. वो खतरा क्रिएट कर देंगे. क्या यहां तक बात समझ में आई? और ये चीज मेरे हिसाब से ज्यादा 3 लाइन में लिखी जा सकती है. ये फेजेस होंगे, इस फेजेस से गुजरते हुए ये ऑटोमेटिकली चैलेंज क्रिएट हो गए हैं. क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं इस चीज पर कि अगर इस आंसर को हमें जब कंक्लूड करना है तो वहां पर क्या लिखेंगे हम कंक्लूजन में? सर कंक्लूजन में जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो धर्म आधारित या आइडेंटिटी आधारित जो राजनीति चल रही है वो हमारे जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है. तो सर वो खतरे को डिफाइन या खतरे को एक्सप्लेन किया जा सकता है सर कंक्लूड में? आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, पहचान की जानी चाहिए, ऐसा नहीं सर ये जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि आइडेंटिटी आधारित राजनीति क्या है और वो कैसे हमारे मतलब कैसे हमारे सिस्टम में अंदर जा रही है, उसके बाद में सर अभी तक हमने ये नहीं लिखा है कहीं भी कि ये हमारे डेमोक्रेसी को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से खतरा है. तो वो जो लाइन, जो सेकंड लाइन क्वेश्चन की है, उसको एक्सप्लेन यहाँ किया जा सकता है. ये वाली लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है अमंग द सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूहों के बीच में, जब भी यहाँ पर किसी तरह की झड़प हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है. और लोकतंत्र के लिए खतरा होने के साथ ही अगर ये धर्म आधारित है तो ये हमारे यहाँ की पंथ निरपेक्षता को खतरा है. ये तो हमने उस क्वेश्चन को फुलफिल कर दिया जो वो पूछ रहे थे. सर तो कंक्लूजन में एक लाइन में या 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है? यस, एक तो आप इसमें सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स पर इफेक्टिव कंट्रोल के लिए मेजर्स होने चाहिए. और उनमें क्या मेजर्स होंगे? फिर जो हमारे यहाँ पर बाबरी मस्जिद कांड हुआ था या उसके बाद में जो कमिटीज बनी है, मेरे दिमाग से वो कमेटी का नाम स्किप हो गया, बाबरी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने वाली कमेटी का क्या नाम था? बोबडे नहीं, एक बार इस चीज को नेट पर देखना. एक हमने कमेटी बनाई थी, उन्होंने सजेशंस दिए थे फॉर द टू फोस्टर द सोशल हार्मनी एंड टू फोस्टर द सेक्युलरिज्म इन इंडिया. उन्होंने यहाँ पर सामाजिक समूहों के बीच में आपस में शांति व्यवस्था बनी रह सके उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उन चीजों को उन्होंने बताया था. तो हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि हमें कुछ प्रावधान करने चाहिए, उसकी जगह ज्यादा बेटर ये लगेगा कि हमने किसी को बेस बनाकर बोले कि उस कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू की जा सकती हैं या उनको एक्सेप्ट करके इन चीजों में बदलाव किया जा सकता है. दूसरा एक तरीका तो ये हो गया कि हमने सॉल्यूशन बता दिया, और एक और तरीका हो सकता है इस कंक्लूजन का, ये सॉल्यूशन वो हो गया कि ऐसा रुकना चाहिए. एक चीज हम इससे पहले की, मतलब हमने ये बोला है कि कोई कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं, उन रिकमेंडेशंस को कंसीडर करते हुए या उनकी जो सजेशंस हैं उनको मान लेना चाहिए, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इससे पहले का एक स्टेप और हो सकता है, उसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस पर हम अभी लिख सकते हैं. वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद आगे रहकर इस अपीजमेंट को बढ़ाती हैं. राजनीतिक पार्टियां
इस तुष्टीकरण को बढ़ाती आई हैं और इन पर ये राजनीतिक पार्टियां कार्य करती आई, उसको रिकॉग्नाइज करके कंट्रोल करना चाहिए। सो इसमें ये लिखा जा सकता है द और इवन यू कैन यूज, आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की जगह यहाँ पर स्टेट्स भी लिख सकते हैं। स्टेट्स में राज्य आ जाएंगे। राज्य का मतलब ये राज्य राजस्थान, यूपी, हरियाणा ऐसा नहीं, सरकार है, गवर्नमेंट्स, रिजीम्स, राज्य द्वारा खुद इसको बढ़ाया जाता है, राज्य द्वारा खुद इनको फोस्टर किया जाता है। हिंदी में मैं लिखवा दूंगा थ्रू सर स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे क्या? किसको? स्क्रीन को, ये Okay. साइड में अच्छा दिख नहीं रहा। ठीक है, अब ठीक है। हाँ ठीक है। अब ज्यादा ठीक है। The political parties or state is seen as an active contributor to creation and maintain of state structure to recognize people in terms of certain identities. राज्य स्वयं या राजनीतिक पार्टियां, हिंदी वाले लिख लें, राज्य स्वयं या राजनीतिक पार्टियां एक सक्रिय भागीदार के रूप में पहचान आधारित राजनीति को पुष्ट करती हुई प्रतीत होती आई है। इस परिपाटी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब क्या इसमें कोई लास्ट चीज, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो बोलता है ना, इस सारी डिबेट का अंक, ताबूत की आखिरी कील इसमें क्या लगाई जा सकती है? जल्दी से बताओ। एक बहुत कॉमन चीज है जो यहाँ पर बहुत इफेक्टिव लगेगी और लगेगा कि आप खूब सारी चीजों को एक जगह पर लाकर कोरिलेट कर सकते हैं। यूसीसी, एकल नागरिक संहिता, क्या इससे इस चीज पर रोक लगेगी? यस सर। ठीक है, आर्टिकल 44, जब इतना लिख दोगे, 44 ही है ना, आई थिंक 42 नहीं 44 है। यूसीसी आर्टिकल 44 में ही है ना? यस सर। ठीक है, जब इतनी चीज लिख दोगे ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं।
In terms of vaccine distribution, oxygen supply, and life-saving medicines, the Indian federalism has been conflicting rather than cooperative. Examine. वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जीवन रक्षक दवाओं के मामले में भारतीय संघवाद परस्पर विरोधी प्रतीत हुआ है, सहकारी नहीं प्रतीत हुआ। इस आंसर को स्टार्ट कैसे करें? इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करेंगे, किस बात से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? तरीका बताता हूं। एक, फेडरलिज्म संघवाद से शुरू कर देंगे कि संघवाद क्या सहकारी होता है? संघवाद से सब सहकारी संघवाद, सहकारी सहकारी संघवाद। संघवाद। चलिए, सेकंड चीज हम ले लेते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कुछ एक तरीका ये हो सकता है कि हम फेडरलिज्म लाए कहां से, इससे भी कर सकते हैं। किस देश से लाए थे हम फेडरलिज्म? कनाडा से। कनाडा से। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। यस, सो एक होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा होगा हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर दें। संविधान में हमारे जो प्रावधान है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस चीज में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के। पार्ट 11 और लिया कहां से है? कनाडा से। ये तीन तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं आई थी। दूसरा, अब ये बात आती है कि कॉन्फ्लिक्टिंग, ये परस्पर सहकारी की जगह विरोधी हो जाता है। कब? ये सहकारी की जगह परस्पर विरोधी होने लगता है। उसमें क्या चीज मेन होती है कि संघवाद सहकारी नहीं रहा, ये एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे। क्लियरली एविडेंट है ना कि ओपोजिशन पार्टी जब रूलिंग में होगी, कहां पर? स्टेट में और सेंटर में। उस सिचुएशन में ये चीज क्रिएट हो जाती है कि ये परस्पर विरोधी होने लगते हैं। मुख्यतः ऐसे ही मामले देखे जाते हैं ना कि जब परस्पर विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, तब ये आपस में परस्पर विरोधी होने लगते हैं और ऐसा इल्जाम लगाया जाता है बाय द स्टेट्स कि केंद्र हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है। बाय सेंटर, केंद्र द्वारा हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। इस सिचुएशन में हो जाता है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर कि कोविड रिलेटेड जो बात करी है उसमें, उस सिचुएशन में क्या हुआ था।
तो उस सिचुएशन में दो चीजें हुई थी। पहली चीज ये, इट वाज अ पेंडेमिक, और ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, ये एक आपातकाल की सिचुएशन थी लगभग। इस आपातकाल की स्थिति में बाय डिफॉल्ट सेंटर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। केंद्र सरकार आपातकाल की स्थिति में लगभग सोल गारंटर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू मेंटेन द वेलफेयर स्टेट के लिए केंद्र सरकार पूर्णतः जिम्मेदार हो जाती है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं, द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और पूर्ण दायित्व ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर समस्त जिम्मेदारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। और इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दो चीजें अप्लाई की गई थी। आपके मेंस में भी आ सकता है, इवन प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग्स में, कि इनमें से क्या क्या ऐसे प्रावधान थे जो केंद्र सरकार ने किए। सो इट वाज एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये दो एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे, जिन्होंने पावर का सेंट्रलाइजेशन या संकेंद्रण कर दिया था लगभग। क्या ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे कि केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है और एक लाइन फिर आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने अभी तक ये हुआ है ना कि सब कुछ केंद्र के सर डाल दिया, यही हुआ ना इन तीनों पॉइंट में, कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और केंद्र सरकार ने अच्छे से रेस्पॉन्ड किया या नहीं किया, वो चीजें हमने सारी केंद्र के ऊपर डाल दी। हाउएवर, हालांकि राज्य भी इन सभी चीजों को या जीवन रक्षक दवाइयों, वैक्सीन और इक्विपमेंट्स, संसाधनों को परचेज करने के लिए फ्री थे। ये एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जब शुरू में ऐसा हुआ था कि वैक्सीनेशन फ्री नहीं था, तब भी केंद्र सरकार ने यही किया था ना कि वैक्सीन अवेलेबल हैं, राज्य सरकार अपने से चाहे तो वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनीज के साथ डील कर सकती है और वो अपने अपने वैक्सीन परचेज कर ले। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड, क्या नाम था उनका, आधार पूनावाला, नाम सुना होगा ना, वो इंडिया छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बोला था कि मेरे को ये धमका रहे हैं, कौन, एक तो उद्धव ठाकरे और एक आदित्यनाथ योगी, ये मेरे को धमका रहे हैं कि हमारे को वैक्सीन नहीं दिया तो देख लेना। पहले वैक्सीन हमारे को देना, इतना वैक्सीन हमारे को चाहिए, उसके बाद दूसरे स्टेट में दूंगे। तो ये इस तरह की धमकियां मुझे मिल रही है। तो हाउएवर स्टेट्स can also purchase such life saving drugs, vaccines and equipments। जितने तकनीकी चीजें या कुछ मशीन्स वगैरह ये सब है, ये अपने से परचेज कर सकते थे, इस तरह का वो नहीं था। क्या यहां तक हम इस क्वेश्चन को समझ पाए कि ये परस्पर विरोधी हो रहे थे और इसके परस्पर विरोधी होने की सिचुएशन इसलिए बन गई थी?
हालांकि सिचुएशन ऐसी भी थी कि ये परस्पर उतने विरोधी नहीं रहे और इनके पास अपने अपने फ्री हैंड थे। ठीक है, अब हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। उसमें क्या लिखेंगे ये बताओ। देखिए, इस क्वेश्चन में ये याद रखना कि जब इस तरह की बात करी है कि इन्होंने एनालाइज करने की बात करी, एग्जामाइन करने की बात करी, तब आपका जो कंक्लूजन है ना, ये तो हमने अभी तक सिर्फ सिचुएशन डिस्कस करी है कि ये सिचुएशन थी और इन सिचुएशन में आपस में कोऑपरेटिंग की जगह कंफ्लिक्टिंग हो गए। पर अब मेन बात आएगी, जो आपको मार्क्स दिलवा रहा होगा, जो आपकी इमेज क्रिएट कर रहा होगा, वो मुद्दा अब है कि आपने कंक्लूजन में जो एग्जामाइन किया है वो क्या एग्जामिनेशन है आपका, एनालिसिस जो आपने किया है वो आप क्या कर पाए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, किस पक्ष को कौन सा एस्पेक्ट कंक्लूजन में डिस्कस होना चाहिए, कंक्लूजन में आना चाहिए। सर, इसमें केंद्र सरकार का जो राज्य को सहयोग दे दिया था ना उन्होंने टीकाकरण को लेके, या फिर और कुछ चीजों में, उस चीज को सर, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जनरेशन और वैक्सीन वगैरह वो प्रोवाइड करवाई, मतलब सहयोग वाले। उनका हम कह सकते हैं, उनका रेफरेंस यहाँ पर दे देंगे, हवाला हम दे देंगे कि ये चीजें केंद्र सरकार ने नहीं करी है, और मतलब केंद्र सरकार उतनी बुरी नहीं है, हम इसको ये चीज दे देंगे। इसके अलावा और कोई तरीका कंक्लूजन में, और कोई एस्पेक्ट? सर, इसमें ये लिखा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि केंद्र, मतलब सर जो हमारा सिस्टम है कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से हमें कंट्री को कैरी ऑन करना है। तो सर हम वो बता सकते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए, जैसा हमने नीति आयोग वगैरह को लेके एक स्टेप लिया है ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सके, उसी तरह इनके लिए भी हम कुछ प्रावधान कर सकते हैं या कुछ सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो वो कुछ सॉल्यूशंस क्या है, हमें ये बताओ। सर, या तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं या ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे एक ग्रुप बनाए जहां पर सभी स्टेट से एक एक ऑफिशियल्स को लिया जाए, और इस तरह के कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए जा सकते हैं क्या? ठीक है, हमने ये सजेशन दे दिया कि हमें पर्टिकुलर कुछ स्टेप फॉरवर्ड जाकर इस तरह के वो प्रोविजंस करने चाहिए। और कोई तरीका? और कोई पर्सन, कोई डायमेंशन, एक दो डायमेंशन और बताओ जल्दी से। चलिए, एक चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं पहली बात बताता हूँ, ये कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को मदद की गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेंट्रल हेल्प, केंद्र सरकार ने जो मदद करी, वो मदद क्या क्या हो सकती है। एक हम उसे मेंशन कर सकते हैं, और मैं अथवा लगा रहा हूँ, ये सभी चीजें नहीं लिख सकते कंक्लूजन में। दूसरी चीज हम ये लिख सकते हैं कि हमारे को कुछ लेसन सीख लेने चाहिए थे फ्रॉम द फर्स्ट वेव। पहले तो हमने इसको मजाक में ले लिया कि ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं, अपने यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम हिंदुस्तानी जनसंख्या है, हमारे अंदर वैसे इम्यूनिटी बहुत है, हम तो धूल में सने हुए कचौरी समोसे खाते हैं रोज, तो इसकी वजह से हम लोगों को ये एक इम्यूनिटी वाली दिक्कत नहीं है। हमने वो कोई लेसन सीखे नहीं कि अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वो कुछ हमें सीखना चाहिए था। थर्ड चीज जो अभी जैसे शालिनी ने बताई कि सर हमारे को कुछ ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करने चाहिए, वो क्रिएट करने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ अनबायस्ड पीपल और ऑफिसर्स
फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों से कुछ व्यक्तियों, कुछ अधिकारियों का एक ऐसा ग्रुप केंद्रीय स्तर पर बनाया जाए जो पूर्वानुमानों से ग्रसित ना हो, अनबायस्ड हो, उनको किसी एक स्टेट से या किसी उससे उनका विशेष इंक्लिनेशन, उनका विशेष झुकाव नहीं हो। ये तीनों चीजें होंगी। इन तीनों चीजों का एक क्रक्स हो सकता है क्या? ये बेचारे आए थे ना, सरकारी आयोग, फिर एक आया था पुंछी कमीशन, फिर एक राजमन्नार आयोग आया था, इसके बाद में एक आनंदपुर साहब आए थे। क्या ये चीज पढ़ी होगी क्या लक्ष्मीकांत में? यस सर। जब हमें घिस घिस कर पढ़ाते हैं कि पढ़नी लक्ष्मीकांत ही है। राजा मन्नार, अच्छा ये डबल लिख दिया है, आनंदपुर लिख देता हूँ। ये जो कमीशंस बने थे, इन कमीशंस की जो सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, एक चीज ये कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल के जो प्रावधान हैं उनको पूर्णतः लागू कर दिया जाए। ये तीन चीजों का क्रक्स, एक चीज हम ये कर सकते थे, दैट इज न्यू। क्या एक नया एस्पेक्ट नया था? वो ये कि हमें फर्स्ट वेव से लेसन लर्न करना चाहिए था, अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो। पर जब आप कंक्लूड कर रहे हैं और जब आप इस चीज को कर रहे हैं कि जो प्रोविजंस हैं, या जब आप एनालिसिस करके लिख रहे हैं, जब आप एग्जामाइन करके लिख रहे हैं, तो आप सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो। हमेशा याद रखना, आप सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हो जब आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि पेंडेमिक में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि एक्चुअल में आप प्रॉब्लम समझे ही नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की है, केंद्र राज्य संबंधों की। एक्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ पेंडेमिक की नहीं थी। तो जो आपके सजेशन होंगे, आपका एनालिसिस होगा, आपने जो एग्जामिन किया, वो एग्जामिनेशन उस प्रॉब्लम को लेकर होना चाहिए कि उसका रूट कोज क्या है। तो रूट कोज वाज द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और इन पर हमारे पास ये लोग पहले से बैठे हुए हैं, बोल कर गए, उनको इम्प्लीमेंट करो, दैट वुड बी द बेस्ट कंक्लूजन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। यूरोप दिल्ली के लिए एक मूल्यवान महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा है, वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और ये हम जीडी में लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, यूरोप एंड इंडिया रिलेशंस एंड व्हाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट, और इसके क्या रीजंस हैं, इंडिया की तरफ क्यों उनका झुकाव हो रहा है। तो वो आंसर आपको इसमें से लिखना है, देयर इज नथिंग न्यू। ये प्रशासन है, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है। प्रशासन गांव के संग एंड प्रशासन शहरों के संग अभियान का उद्देश्य सेवाओं का पूर्ण निर्वहन, जिसमें विभाग नागरिकों के समीप उपलब्ध हो और मौके पर समाधान सुनिश्चित हो सके। एक्सप्लेन, इसमें क्या लिखेंगे और इसको शुरू कैसे करेंगे? जल्दी बताओ, फिर भूख लगेगी। 10 बजे के बाद पूछिए सर, ये लास्ट टॉपिक है क्या? यस सर, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने, सर मुझे और स्टेट का नहीं पता है, ये इनिशिएट किया था कि प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग एक अभियान चलाया था, जिसके अंदर सभी विभागों की सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध करवाई थी। तो सर उसका हम डिटेल कर सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में सर हमें ये बताना होगा कि ये मौके पर समाधान सुनिश्चित करने का मतलब ये है कि सर जैसे जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने काम वगैरह पे जाते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है, और उनको विभिन्न विभागों में, जैसे कि सर अगर लैंड का है तो उन्हें लैंड में जाना पड़ेगा, तहसील में जाना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट में जाना पड़ेगा, तो वो सारी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं।
तो सर ये कैसे इसमें बेनिफिशियल रहा और ये कितना सक्सेसफुल रहा, हम इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर आपको एग्जामाइन नहीं करना है ना। तो एक्सप्लेन करने में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि सरकार ने किस उद्देश्य से इसे शुरू किया, इसके ये उद्देश्य थे और इसमें ये एक्टिविटीज की गई। हमें यही एक्सप्लेन करना है ना। एक्सप्लेन करना हो या फिर यहाँ पर एक और चीज आ जाती है एलेबोरेट, या हिंदी में जिसको बोलते हैं पल्लवन। एलेबोरेट में भी यही होगा कि ये जो चीज यहाँ पर कही है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को एलेबोरेट कर दीजिए, इसको पल्लवन मतलब इसको बढ़ा दीजिए, इसको पूरा खोलकर बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हुई है। दैट इज द पल्लवन। सर इसमें सेवा गारंटी अधिनियम 2012 का भी तो उल्लेख हो सकता है ना इसमें? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप वो चीज लिखिए। हम इंट्रोडक्शन में ये चीज लिख सकते हैं कि टू एंश्योर द एक्सेस ऑफ पीपल। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इसमें लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाए किस पर? अभी अभी जो इसमें जिनकी ड्यूटीज रही है वो बताएं किन चीजों पर इनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। सुदर्शन जी हैं क्या सेशन में? यस सर। किन चीजों पर इस कैंपेन में क्या क्या था? सर पहला तो ये था कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देना। ठीक है, दूसरा कोई भी तो हमने समस्याएं बढ़ाई हैं। अवेयरनेस हमने बढ़ाई, जागरूकता। ठीक है, तीसरा दूसरा सर किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत है, कितने जैसे बिजली विभाग? पानी की समस्या है, टोटल 18 विभाग थे। 22 विभाग थे। ये सुजस का डेटा बता रहा हूँ। यस सर। 22 विभागों की जितनी तरह की सेवाएं हो सकती है, उन सभी सेवाओं को एक मौके पर अरेंज किया, एक ऑन स्पॉट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पर कर दिया गया। सो इन इंट्रोडक्शन आप ये बोल सकते हैं कि जनता की पहुंच, जागरूकता बढ़ाकर 22 विभाग, विभिन्न विभागों की 22 विभागों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं, जन कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द डेट, कब से कब तक के बीच में चलाया गया। 2 अक्टूबर 2021 से। अभी वापस से रीस्टार्ट किया है क्या इसको फिर से 15 मई से? सर अभी हुआ नहीं है अभी सर शायद, इसका अभी रिव्यू कैंप लगेंगे सर। 15 मई से जो बचे हुए काम है या वैसा कुछ है, शायद ये 15 मई से वापस रीस्टार्ट होगा। सो वॉट एवर द सर डेट में रिव्यू अभी, कैंप लगेंगे सर। हाँ है ना, रिव्यू कैंप उसके लग रहे हैं। सो वॉट एवर द डेट, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी है। हो सकता है अगले मेंस तक फिर दोबारा एक बार और इसका आयोजन हो जाए और तब तक के लिए इसकी डेट चेंज हो जाए। सो यू कैन स्टार्ट विथ कि जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 22 विभाग की सेवाओं को एक स्थान पर ये कर दिया गया। अब बात ये आएगी क्यों, इसको करने का क्या कारण था। एक चीज ये लिखना कि हमारे यहाँ के डिफरेंट जियोग्राफिकल सिचुएशंस, मतलब कि राजस्थान एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ राज्य है और डिफरेंट एक सेकेंड में नोट से कनेक्ट होता हूँ।
यस, तो राजस्थान का जो वृहद भौगोलिक क्षेत्रफल है, इस ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से जो लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको विभिन्न सेवाओं की प्राप्ति के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए, तक पहुंच के लिए, एक्सेस के लिए, एक तो इनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ की बहुत वो है ना, बहुत ज्यादा डेंसिटी हमारे यहाँ की इंटेंसिफाइड नहीं है, सघन जनसंख्या नहीं है ना, बहुत ज्यादा लोग बसे हुए नहीं, दूर दूर स्पार्टली जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेटेड है। सो विभिन्न सेवाओं के लिए एक तो लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। और यस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की जो समझ है या प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का अभाव, कि कब आपको किस जगह जाना है, किस ऑफिस में जाना है, और वो अधिकारी वहां पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें, एक तो इनको लंबी यात्रा करनी पड़ती है विभिन्न सेवाओं के लिए, और एक प्रशासनिक कार्यों की जानकारी नहीं है। इनकी वजह से लोग अपने जो सेवाएं हैं या जो सर्विसेज हैं या विभिन्न विभागों की जो सेवाएं हैं, एक विभाग का लाभ नहीं ले पाते। इसके लिए ये कैंपेन आयोजित किया गया कि ताकि उनको सर इसका लाभ मिल सके। सर इससे रेड टेपिज्म को भी थोड़ा सा कम किया गया, क्योंकि हाँ। सर होता है कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, तो वो इंस्टेंट करना है उनको, सेम डे में फिनिश करना होता है ज्यादातर कामों को, तो वो उससे उस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। हम इसको ये बोल सकते हैं कि अब हमने विभागीय जन सेवाओं का लाभ लोग ले सके, इसके लिए हमने प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग आयोजित किया। उसमें कहां पर होता है, पंचायत स्तर, और शहरों में कहां होता है, वार्ड स्तर पर। सभी अधिकारी एक मौके पर ऑन स्पॉट सॉल्यूशन, सभी सेवाएं जितनी हैं या समस्याएं हैं या जो कुछ भी है, उन सबका ऑन स्पॉट सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाता है। इससे जो आप बोल रहे हैं उसको हम कंक्लूडिंग लाइन में लिख देंगे, कंक्लूजन में, कि इससे क्या चीज हुई है, क्या चीज इससे अचीव हुई है, क्या टारगेट इससे अचीव हुआ है, पब्लिक को क्या सर्विस मिली है। उसमें एक चीज हम लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होता है जनता का, जिसे प्रशासनिक भार बोलते हैं। ये जो ऑफिस कहलाते हैं ना वहां जाकर इधर से उस टेबल से उस टेबल से उस टेबल पर, तो वो प्रशासनिक भार कम होता है। और क्या होता है, एक चीज होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो जानकारी का अभाव है या डिजिटल अज्ञानता है, इलिटरेसी की कमी है, कि इंसान समझ नहीं पाता है, हमारे यहाँ की जनता समझ नहीं पाती कि क्या करना है, किस तरह से ये चीज अपलोड करनी है, इस सर्विस में मैं कैसे एनरोल हो सकता हूँ, क्या कर पाना है। तो उसके लिए ऑन स्पॉट सॉल्यूशन वहां पर सारी चीजें हो जाती है, और वहीं पर ई मित्र कियोस्क की अवेलेबिलिटी होती है, जिससे इन सुविधाओं के मार्फत, मतलब इन सुविधाओं में एनरोल होना और ये सारी चीजें एक ही जगह हो पाती है। सो इन द कंक्लूजन यू कैन यूज कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या ई लिटरेसी की कमी की भरपाई करते हुए या उस खाई को पाटते हुए, while measuring the gulf of the illiteracy or the unliterate in the electronic formats people, उस खाई को पाटते हुए ई मित्र कियोस्क एवं सभी प्रशासनिक विभागों के एक स्पॉट पर, एक ही मौके पर सारे सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाते हुए यहाँ पर जन सेवाओं की
डिलीवरी की जाती है, और फिर आप बाद में जो ये सिटीजन्स चार्टर वगैरह ये है, इसको इसमें ऐड कर सकते हैं इन द कंक्लूजन। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? क्या वो चीज क्लियर है, ऊपर वाला पार्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। सिंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बुनियादी ढांचे वाला जो सिद्धांत जुडिशरी ने दिया था, has been playing the highly proactive role to foster the democracy in India. इस सिद्धांत के देने के समय से ही न्यायपालिका भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभा रही। विश्लेषण करें, क्या क्या पार्ट्स होंगे, इसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उस डिमांड को ब्रेक करके बताना कि इस सीक्वेंस में इसका आंसर लिखेंगे। सर इसमें न्यायिक सक्रियता से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म से स्टार्ट करेंगे। और सर बेसिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन कब हुआ था? हाँ प्लीज। और ये क्या चीज है मतलब? बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फिर उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और उसके एग्जांपल्स। क्या बेसिक स्ट्रक्चर इतनी बड़ी चीज है इस क्वेश्चन में कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर उस पर 20-30 वर्ड्स लिखने चाहिए? ये गलत तरीका है। बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, पर बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट द सोल ऑफ द आंसर। इसलिए हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं करेंगे, वो ये चीज शो करेगा कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। बेसिक स्ट्रक्चर तो उन्होंने एक माइलस्टोन बताया कि यहां से शुरू होकर अभी तक न्यायपालिका ऐसे कई काम कर चुकी है जिसमें कि डेमोक्रेसी फोस्टर हुई है या लोकतंत्र का पुष्टिकरण हुआ है, लोकतंत्र पुष्ट हुआ है अपनी सक्रियता से। तो हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पर नहीं आएंगे। नहीं सर, इसमें मतलब एक लाइन में तो अपन बता ही सकते हैं ना कि बेसिक स्ट्रक्चर वो केशवानंद भारती केस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद से जुडिशरी बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इस चीज को मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा लास्ट में, मतलब इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा मेन बॉडी कि हम बिल्कुल ऑब्वियसली हम वहां से शुरू करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया कहां से या कौन सा केस था, उस चीज को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, बट इट इज नॉट फॉर द इंट्रोडक्शन। और कोई तरीका इंट्रोडक्शन में एक तो बता दिया कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है और क्या नहीं होती है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। एक और चीज हो सकती है क्या इसमें, हम इस चीज से स्टार्ट कर दें कि द सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक सक्रियता आई कहां से, ओरिजिन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म वो क्या है, यही ना कि ये संविधान के संरक्षक हैं और संविधान की व्याख्या ये कर सकते हैं, ये बताएंगे कि ये संविधान है, संविधान ये कहता है, और उसी बेसिस पर तो ये बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट is the guardian of the constitution.
ये संविधान के संरक्षक हैं। दैट इज द वे हाउ वी विल इंट्रोड्यूस इट। यहाँ पर हम इसको इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे कि ये संविधान के संरक्षक हैं, और इस चीज से कि ये गार्जियन है, इसके संरक्षक हैं, इस संरक्षण से आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, कि ये बताएंगे, इट इज द इंटरप्रेटर, ये उसकी व्याख्या करेंगे। आपने कोई भी कानून बनाया है, कोई भी संविधान बनाया है, उसकी व्याख्या ये कर रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन ये बताएंगे। ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। अब हम इसको इंट्रोड्यूस कर चुके, इसके बाद में इसके मेन पार्ट में क्या चीज आएगी, यहाँ पर वो चीज आएगी, वो चीज आपको रिकॉल करनी होगी। मैक्सिमम उन केसेस को आपको रिकमेंड करना होगा, यहाँ पर सजेस्ट करना होगा, लिखना होगा जो केसेस आपको अगर पता हो। संसद टीवी पर एक सीरीज चल रही है अभी, दैट इज लॉज दैट शेप्ड इंडिया। ऐसे कानून जिन्होंने भारत को एक रूप प्रदान किया है, भारतीय लोकतंत्र को रूप प्रदान किया है। तो उसी तरह से वो केसेस जिन्होंने सब कुछ बदल दिया भारत में, वैसे मैक्सिमम केसेस को आपको लिखना होगा। तो अब वो बात आ जाएगी कि हम कहाँ से शुरू करें। दैट इज केशवानंद भारती केस पहला, मेनका गांधी, दूसरा और मेनका गांधी। वेरी गुड। किसके बारे में था ये? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। वेरी गुड। और विशाखा केस किसके बारे में था? सर ये कार्यस्थल पर यौन कार्यस्थल पर उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न यौन और महिला अधिकारों के बारे में। और रिसेंट पर आ जाते हैं, उत्तर स्वामी, ये किसके लिए था? सर आधार रिलेटेड था। राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21। निजता का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार में सम्मिलित है। उत्तर स्वामी जजमेंट में ये कहा गया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। निजता का अधिकार, उत्तर स्वामी केस। इसके साथ में सेक्शन 377 पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, ये क्या था? 377 LGBTQ कम्युनिटी। और ये भी निजता के अधिकारों पर ही था कि व्यक्तिगत रूप से अगर दो सेम जेंडर के लोग कंसेंशुअल सेक्स करते हैं, उनकी अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अगर वो अपनी प्राइवेट लाइफ में कैसे भी जिंदगी जीते हैं, तो वो उनके निजता के अधिकार है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के भी ये राइट्स, और LGBT कम्युनिटी, ये जितने भी हैं, जो गे हैं, लेस्बियंस हैं, इन सब के जो राइट्स हैं, उन सबको कंसिडर किया। सबसे बड़ी बात इसमें, एक जस्टिस थे, शायद महिला थी, ये जो बेंच थी, उन्होंने ये बोला है कि ये मैकॉले ने जो कानून बनाए थे IPC के, उसके लिए भारतीय संविधान शेमफुल रहेगा, और इसके लिए इतिहास माफी मांगता है इस कम्युनिटी से कि हमने इतने दिनों तक आपके अधिकारों को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये किसी भी तरह से आपके व्यक्तिगत और प्राकृतिक अधिकार हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आप में ये भावनाएं आती है, प्राकृतिक रूप से आप ऐसे हैं, और आपके इन अधिकारों को या इन प्रैक्टिसेस को हमने क्रिमिनलाइज किया, और इतने दिनों तक क्रिमिनल ट्रीटमेंट आपके साथ किया गया। इसके लिए इतिहास माफी चाहता है,
और भारतीय इतिहास इस चीज के लिए शर्मसार है और शर्मसार रहेगा कि आपके अधिकारों को इतने सालों तक, इतने वर्षों तक हमने लोकतंत्र में होते हुए कंसिडर नहीं किया। सो दैट इज सेक्शन 377। 6 अभी एक और आया था, सबरीमाला केस, जिसमें ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल राइट्स टू द मेन, महिलाओं के समान अधिकार की बात की गई थी। और वर्तमान में एक और चर्चा में चल रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत चिल्ला चोट कर रहा है अभी। सेडिशन, राजद्रोह, ये ऐसे केसेस हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को पुष्ट किया है और लोकतांत्रिक परिपाटी को बनाए रखा है। अगर कहीं पर सरकारें हैं या जो कानून है वो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे थे। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द केबीसी, केशवानंद भारती केस से शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर और इनसे रिलेटेड डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट केस लगते हैं आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई? यस सर। ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की क्या सीमा है, इसको एक बार लिखकर भेजना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हो सकते हैं और अमेंडमेंट्स की क्या लिमिटेशंस है, जुडिशरी उसमें क्या इंटरवेंशन कर सकती है, ये अपने से लिखना है, होमवर्क। दैट इज अगेन भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई जो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट्री मेंबर्स के, उन दोनों के। इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये दो चीज में डिवाइड होगा। एक इसमें होगा पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे, ग्रुप राइट्स, और दूसरा पार्ट होगा, इसको दो पार्ट में लिखना। पार्ट सेकंड वो होगा इंडिविजुअल राइट्स। उन्होंने सदन के अंदर क्या एक्टिविटीज करी, आपस में उन्होंने एक दूसरे को जूते भी मारे, कुर्सियां भी फेंकी, तो उन पर बाहर के थाने में क्रिमिनल केस बनेगा या नहीं बनेगा, वो होगा या नहीं होगा। इस तरह के जो राइट्स हैं, क्या स्टेटमेंट दिया, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, क्या वो चीजें बाहर पब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या मीडिया उसमें अलाउड है, नहीं है, किन चीजों को मीडिया पब्लिश कर सकता है, कौन सी चीजें बाहर आएंगी, नहीं आएंगी, तो वो उनके ग्रुप राइट्स हैं। इंडिविजुअल राइट्स जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनके जो व्यक्तिगत अधिकार और जो व्यक्तिगत उन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो चीजें इसमें आएगी। तो ये दोनों पार्ट्स डिवाइड करके लिखना, एंड यू कैन मेक अ टेबल फॉर इट। यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे तो वो आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा। अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने के संवैधानिक तंत्र की जांच करें, ये कौन बताएगा? ये मत बोलना कि ये विवेक दशोरा बताएगा। आर्टिकल 263 केंद्र राज्य संबंध। यस, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 262 से स्टार्ट हो जाते हैं ये, और इसमें पार्लियामेंट को पावर्स हैं कि वो नदी जल विवादों से संबंधित, अंतरराज्यीय जल विवाद जो है उनसे संबंधित जो प्रोविजंस है वो बना सकती है। किसको पावर्स है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को किन चीजों के पावर्स हैं? पार्लियामेंट उस जल का यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल, अंतरराज्यीय जल,
के करने के प्रावधान बना सकती है, पहली चीज, या कोई ऐसी बॉडी अपॉइंट कर सकती है जो बनाएगी। दूसरा, नीदर सुप्रीम कोर्ट और नॉर कैन इंटरफेयर। संसद ऐसे लॉ बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट इसमें किसी तरह का व्यवधान या इंटरफेयर को क्या बोलेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम बता रहे हैं, हमने अलग से ट्रिब्यूनल बनाया है, हमने अलग से इसके लिए जांच कमेटी बनाई है, हमने अलग से बोर्ड बनाया है और हम डिसाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट इसके मामले में नहीं बोलेगा बीच में। ये पार्लियामेंट्री, ये केंद्र सरकार को पावर्स है इसमें। सो आर्टिकल 262 इसमें हम मेंशन करेंगे। इसके साथ में अभी तक क्या इनको एग्जीक्यूशन इनका क्या किया गया, किस तरह से इन क्षमताओं को, इन शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा यूज किया गया, वो दो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, दोनों 1956 के ही हैं, और एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये दोनों इन अधिकारों का यूज करते हुए, इन शक्तियों का उपयोग करते हुए एग्जीक्यूशन में लाए गए हैं। इस तरह के कानून बनाए गए हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक चीज न्यूज़पेपर बेस्ड है टोटल, ये वाली, यस, हिंदी के लिए जो प्रोविजंस हैं, ये बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए, और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए जो स्पेशल अभी कई सारे ऐसे विवाद चल रहे हैं, जो रिसेंटली अजय देवगन ने स्टार्ट किया है। और अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो जो दिखता है वो ये है कि बॉलीवुड की मूवीज उतनी चल नहीं रही, उतनी कमाई हो नहीं रही है, तो बैठे बैठे हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए और हमारे को लगा कि हम कोई एक नई चीज छेड़ देते हैं। वो चीज हमने छेड़ दी, और जो हिंदी लैंग्वेज पीपल है या हिंदी बोली वाले जो लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बॉलीवुड ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। अदरवाइज इस तरह की कोई प्रॉब्लम इंडिया में है नहीं, उसको अननेसेसरी क्रिएट किया जा रहा है। बट यस, 2019 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि राजनाथ सिंह ने बोला था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर कर देना चाहिए, एक आम बोलचाल की भाषा। तो इसके जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वो हमारे को बताने हैं एंड एग्जामाइन। तो एग्जामाइन करके हमें ये बताना है कि क्या ये करना पॉसिबल है। सो यहाँ पर हमारे को ये बताना है कि ये हम इम्प्लीमेंट करने पर आते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किन सिचुएशंस में ऐसा किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी के टाइम पर इस तरह के जो विवाद क्रिएट हुए थे, जब हमने दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारत में हिंदी को प्रचार करने के लिए जो नई चीजें एस्टेब्लिश करी थी और नए प्रोग्राम्स चलाए थे कि यहाँ पर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। साउथ इंडियन लोगों को फर्स्ट में ऐसा फील हुआ था जब आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे, आजादी के बाद का भारत, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी कि
स्टार्टिंग में साउथ इंडियंस ने इस चीज को सपोर्ट किया था कि यस हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए और हम लोगों को ऐसा कर दिया जाए, बट अगेन द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दोनों तरफ से इतनी ज्यादा खेली गई। और कहा जाता है कि जो प्रबुद्ध हिंदी भाषी लोग थे, हिंदी भाषा के राइटर्स थे, और ऐसे लोग थे जो हिंदी में अपनी या तो पॉलिटिकल अर्निंग देख रहे थे या फाइनेंशियल अर्निंग देख रहे थे, कि आपने ज्यादा से ज्यादा नए कमिटीज बनाई, ज्यादा से ज्यादा आपने नए अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए हिंदी भाषा के लिए। जितने और भाषाओं के लिए अवार्ड दिए जाते हैं उनसे ज्यादा हिंदी के 4 गुना ज्यादा अवार्ड्स डिक्लेयर करवा दिए। उनकी जो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसमें जो पैसा दिया जाता है वो बहुत अच्छा रखा गया। रिवॉर्ड में आपको जो जो चीजें देती है वो बहुत अच्छी रखी गई। तो ये जब इस फेज में कंट्री था कि हमारे को 15 साल के बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी पर शिफ्ट करनी है, तो मतलब जो बुक्स मैंने पढ़ी है और उनका जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन से ये चीज होती है कि हिंदी भाषी जो यहाँ पर डोमिनेंस में थे उत्तर भारत में, उन्होंने अपने सूक्ष्म मतलब के लिए, चीप बेनिफिट्स के लिए इस चीज को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि वो चीजें आगे निकल गई और वो साउथ इंडियंस वो इनसिक्योरिटी में आ गए। उनको लगने लगा कि ये टोटली हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है, उस पर अटैक है। और धीरे धीरे ये इस तरह से कर देंगे कि हमारी लैंग्वेज को मार्जिनलाइज्ड कर देंगे, इसको पूर्णतः खत्म कर देंगे। ये मामला और ये केस आपको इसमें लिखना पड़ेगा जब आप एग्जामाइन टर्म पर आते हैं। सो गो विद द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको एक बार पढ़ना जब भी टाइम मिले। इस इशू को, भाषा विवाद को, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली सारा पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। फिर इसको एक बार देखना, ठीक है। चलिए, ये एक न्यूज़पेपर बेस्ड बात है। ये मुझे बताओ कि राज्य सरकार ने हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए राज्य में। कुछ भी नहीं किए क्या? सर पहला प्रयास ये किया कि जो समुदाय में विवाद था उनको एक साझा मंच पे लाकर उनके बीच में समन्वय, सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया गया। दूसरा, नेटबंदी की गई जिससे कि अफवाहों को नहीं फैलाया जा सके। तीसरा सर, जो प्रशासनिक हाँ 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 हाँ, बोलिए आप। हाँ मैडम बताएं। हाँ, अरे सर सुदर्शन, नहीं सर आप बोले सर, मैं बस ये कही थी सर, जीरो एफआईआर वाला। हाँ ठीक है, और हाँ सुदर्शन बताएं। सर प्रशासनिक और जो पुलिस है उसके बीच में समन्वय स्थापित करा है जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो पाए भविष्य में। और हाँ शालिनी, आप बताओ। सर एक तो जीरो एफआईआर का किया है, और सर जो सर ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि जो पुलिस थाने हैं उनमें वेटिंग रूम्स और इस तरह के इनोवेशन किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पुलिस से डर ना लगे। नहीं नहीं, हिंसा कम करने के लिए पुलिस का डर कहाँ से आ गया? राज्य में हिंसा की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन एक तो मेंस के लिए है, और ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में 100% पूछा जाएगा। अपकमिंग आरएस इंटरव्यू में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी पूछा गया है, फॉरेस्ट सर्विसेज वाले में भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हमें लगा क्योंकि सर हिंसा जो हो रही है उनको मतलब सर ये हम पब्लिक हिंसा की बात कर रहे हैं। वायलेंस सर, वायलेंस तो एट द सोसाइटी और वो भी हो सकता है ना। नहीं 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 नहीं, हिंसा की घटनाएं ये वो जो ब्रीच ऑफ पीस है, शांति भंग की जो हिंसाएं हो रही है, ये उसकी बात है। ये पुलिस के द्वारा हिंसा की जा रही है, एट्रोसिटीज बाय पुलिस नहीं है, ये वो नहीं है।
इसमें एक जैसे ऑपरेशन शिकंजा करके चलाया है। सर सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या परिवारों में जो होते हैं उनको नहीं इसमें शामिल किया गया है ना। हाँ हाँ, मोस्टली उनको ये इसमें पब्लिक प्लेसेस पे जो बड़े स्तर पर जो हिंसा हो रही है उनकी बात कर रहे हैं। हिंसा की घटनाएं जैसे करौली हिंसा हुई है, जोधपुर में हुई है, जी भीलवाड़ा में जी हुई है, सर, अभी जी। गंगानगर में हो गई है, वैसी जो हो रही है, अगर हम इसमें कम्युनल वायलेंस को टर्म को भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि सांप्रदायिक हिंसा को कंट्रोल करने के लिए या समाज में समूहों के बीच में आपस में झड़प कंट्रोल करने के लिए, तो उन चीजों को, इसके साथ ही एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि आप आपके कलीग्स और आप, मतलब आप एज ए पुलिस ऑफिसर आप हैं और आपके कलीग्स की संख्या कम है, मान लीजिए कहीं पर आपको सडनली ये इंफॉर्मेशन मिली, एज ए डीवाईएसपी आप अपॉइंटेड हैं कि इस क्षेत्र में अचानक से हिंसा हो रही है और यहाँ पर 500-600 लोग इकट्ठा हो गए हैं और आगजनी और पत्थरबाजी और ऐसी हिंसाएं कर रहे हैं। आप आपकी टीम के साथ क्या प्रिकॉशनरी एक्शंस के साथ क्या करेंगे कि आपकी टीम वहां से पिट कर नहीं आए? आप ऐसा क्या करेंगे प्रिकॉशनरी कि आप आपकी टीम के साथ वहां से पिट कर नहीं आए? क्या प्रिकॉशंस लेंगे, इसको सोचना है एक बार मंडे वाले डिस्कशन में। सर पहली चीज ये होगी सर कि जो उच्च अधिकारी है उनको सूचित किया जाएगा और जो सूचित कर रहे हैं आसपास का क्षेत्र उन्होंने सर आपको जैसे सूचित किया होगा कि वहां पहले जाओ। इनको यस, सर सूचना ये चीज की देनी है कि हमारे पास में फोर्स कम है, तो और जो आसपास का क्षेत्र है वहां से वो फोर्स मंगाने के लिए अच्छा चलो, रिक्वेस्ट करेंगे। एक बात ये आ गई दूसरा कि सर जो जिसमें दूसरा चीज ये होगी सर जो समाज जिस समुदाय में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनके जो 5-5 बुजुर्ग सदस्य या फिर अनुभवी व्यक्ति है उनको वार्ता के लिए बुलाएंगे और उनसे राय लेंगे कि आगे जो कंडीशन है जैसे कि वो उस समूह में जाके उन घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। एक चीज बताओ, अगर सिचुएशन ये आती है कि कहीं पर आगजनी पत्थरबाजी और ऐसी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, आप और आपकी टीम के मेंबर्स कुल 20 जने हैं, इंक्लूडिंग द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन, वहां के जितना जाप्ता है उसको मिलाकर आप 20 लोग हैं और वहां पर सामने कम से कम 250 से 300 लोग हैं उस सिचुएशन पर, और आपके पास फोर्स रेनफोर्समेंट जो भी हेल्प के लिए जो दूसरी फोर्स आनी है वो पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और मौके से आपकी दूरी सिर्फ 10 मिनट है, क्या करेंगे? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सर जाना चाहिए। और बहादुरी और बेवकूफी है ना, मेरी बात जितनी समझो, भी अपने रेकलेसनेस। पास में अवेलेबल फोर्स है उस और कोई पर्सन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन? सर अगर नहीं गए तो ये कर्तव्य भंग हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, और हो सकता है वो जो करना जो हिंसक जो टीम है वो बहुत सारे नुकसान भी पहुंचा दे, आमजन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप 10 जने हैं, 20 जने हैं, सर सबसे पहले जाना आप तो अटैक चाहिए। करेंगे, सबसे पहले सर आप अटैक करेंगे। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि जब तक हमें आगे से कोई मदद नहीं मिले तब तक हम उन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए हम भी कुछ दमनात्मक कार्रवाई तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो वही तो पूछ रहे हैं। जैसे सर नॉर्मल करते हैं आंसू गैस के फायर्स वगैरह तो वो करते ही करते हैं है नहीं ना आपके ताकि पास ताकि आंसू भीड़ गैस को के वायर और वो सब लेकर आ रहे हैं, वो जो आएंगे ना 1 घंटे में पहुंचेंगे वो लेकर आएंगे सब, आपके पास कुछ नहीं है, 20 लोग हैं। तो सर अगर डीएसपी अगर हम बनकर बैठे तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होगी ना हमारे पास में जिसको नहीं हमको होती ना, कंट्रोल कर। डीएसपी से प्रैक्टिकली पूछ लेना, वो सारी चीज नहीं होती, वो लाइन पुलिस के जाब्ते में रखी होती है। और डिस्ट्रिक्ट की हमारे यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो इतना इतना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो जिले के बॉर्डर एरिया है कि दूसरे जिले तक पहुंचते हैं वो 2.5 घंटे की दूरी पर भी है।
2 से 2.5 घंटे की दूरी पर है, तो उस स्थिति में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे मौके पर? पहला क्वेश्चन ये है। 100% जाएंगे। रीजन, वो करो या मरो की स्थिति है, आपका नहीं जाना ज्यादा घातक होगा। किनके लिए? आम लोगों के लिए। दूसरी बात, पुलिस की एक इमेज है, पुलिस के जाकर खड़े होने पर ये बात क्रिएट हो जाती है कि पुलिस आ गई। अब वो चाहे 20 लोग भी आए हैं तो ये पता उनको नहीं है कि आपके पास जो रीइंफोर्समेंट आना है वो 1 घंटे में आए। वहां ये लगता है कि पुलिस आ गई मौके पर, और इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, कंट्रोलिंग इम्पैक्ट। अपने आप स्थिति नियंत्रण में आने लग जाती है। और वहां पर अगर पिटना भी पड़े, मार भी खानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप जाए ही नहीं। अगर वहां पर मौके पर आप ही अवेलेबल हैं एंड यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, वहां आपको जाना ही होगा। ये हमेशा याद रखना। वहां पर कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, इट इज योर ब्रेवरी, आपको जाना ही होगा। वो रेकलेसनेस नहीं है। आपको पता है कि खतरा है पर फिर भी खतरा उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म ड्यूटी। ड्यूटी शब्द क्यों यूज में लिया जाता है? वो इसीलिए लिया जाता है। इट इज नॉट अ जॉब, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है। एक ऑपरेशन शिकंजा करके स्टार्ट हुआ है राजस्थान में। ऐसे लोग जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं वो करते हैं, उसके लिए ऑपरेशन शिकंजा करके उनको फिर थाने में लाकर शिकंजी बनाते हैं उनकी। सो इस चीज को थोड़ा और देख लेना। इनको न्यूज़पेपर्स में, उनमें इन प्रोविजंस को देखा करो। जैसे कि कहीं भी कोई घटना हो रही है तो उस घटना के लिए अप्रोप्रिएट जाब्ता भेजा जाए। जितने लोग नॉर्मली भेजे जाते हैं उससे ज्यादा लोगों को, 1.5 गुना लोगों को भेजने के सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हम आम मौकों पर अगर कोई झड़पें हो जाती है तो हम कम लोग भेजते हैं। पर आजकल सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने की स्थिति में जब भी कोई मौके पर टीम जा रही है तो वो 1.5-2 गुना ज्यादा जाए। दूसरा, जो लोग एक्यूज्ड हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए, कोई लीनियंसी नहीं बरती जाए, ताकि समाज में एक एग्जाम्पल एस्टेब्लिश हो सके कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी, इंक्लूडिंग द बुलडोजर पॉलिटिक्स कि वो सख्त कार्रवाई में आती है। आपके अवैध मकान, घर जितने हैं उनको गिरा दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें ये न्यूज़पेपर में ऑब्जर्व किया करो। ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में अभी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बता देता हूँ। निकटवर्ती भविष्य हेतु साइबर सुरक्षा के खतरे क्या क्या हो सकते हैं? डिस्कस द टॉप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स टुवर्ड्स नियर फ्यूचर। ये शायद हमने जीडी में डिस्कस किया था क्या, या फिर मेंस वाली क्लासेस में एक बार डिस्कस किया था। मैं कुछ चीजें लिखवा देता हूँ। एक, दैट इज क्रिप्टो। क्यों क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी ऑथोराइज्ड नहीं है, और ये जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डीकोड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए क्रिप्टो डोमेन, क्रिप्टो का डोमिनेंस जो है, वर्चस्व जो है वो बना रहेगा। और क्रिप्टो से रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जितना ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो सब कुछ बने रहेंगे। तो इससे नहीं मुक्त हुआ जा सकता अभी फिलहाल में या फ्यूचर में। एक है जो नया उभर कर आया है, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देता हूं। महाराष्ट्र में पावर ग्रिड को हैक कर लिया था, हैकर्स ने किया था ना, रिसेंटली न्यूज में था। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, ये शायद जनवरी फरवरी की घटना थी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है हमारे यहाँ का ढांचागत, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको पूरी को हैक कर लेंगे। मान लीजिए रेलवे का सिस्टम है उसको हैक कर लिया, मेट्रो का सिस्टम है उसको हैक कर लिया, जितनी नेट बेस्ड चीजें हैं उनकी हैकिंग। और इसके लिए एक नई चीज काम में आई है, एक नया जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर वो होता है जिसको भेदा नहीं जा सके, ये अभेद्य है। इस तरह के आर्किटेक्चर हमें बनाने होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या उनकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को जीरो बेस्ड आर्किटेक्चर बनाना होगा, ताकि इस तरह के हमले इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
जितनी व्यवस्थाएं हैं उन पर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई थर्मल पावर स्टेशन है, उसको हैक कर लिया। मान लीजिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन है राउत भाटा वाला, उसको हैक कर लिया, तो वो चीजें नहीं की जा सकती। ये रहेगा फिशिंग। फिशिंग मीन्स मेरे मोबाइल में एक मेल आया, उस मेल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, उन्होंने मेरे मोबाइल में जितनी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल मेरी हैक कर ली। दैट इज फिशिंग। फोर्थ, आइडेंटिटी फ्रॉड। सर आपका नाम विवेक दशोरा है? यस। सर आपका एसबीआई में एक अकाउंट है? हाँ है। उसमें इतना अमाउंट है? सर हाँ है। सर आपने एक एफडी करा रखी है? ये करा रखा है। आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड भी हैं? ऐसा है, उसकी इतनी लिमिट है, उसकी इतनी लिमिट है, इसकी इतनी लिमिट है। फिर मेरे को बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल कॉल ही है। फिर उसके बाद में बोलेंगे सर आपके लिए ये एक ऑफर है, ऐसा है, आपके कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट बता दीजिए और आपको एक ओटीपी आएगा, उससे आप ये ऑफर अवेल कर पाएंगे। और जैसे ओटीपी बताया, सो दैट इज आइडेंटिटी फ्रॉड। पहचान से रिलेटेड जितनी चीजें हो सकती है, जिसमें हमारा आधार की हैकिंग भी आएगी, मेरे मोबाइल नंबर की हैकिंग भी आएगी, मेरे मोबाइल नंबर पर जो एसएमएस या कॉल्स आने हैं उनकी हैकिंग भी आएगी। वो सारी आइडेंटिटी रिलेटेड जितनी चीजें हैक हो सकती है। हो सकता है मेरा फेसबुक अकाउंट किसी और ने बना लिया, मेरा सेम ईमेल से किसी और को मेल करके कुछ पैसा ट्रांसफर करवा लिया, तो ये चीजें आइडेंटिटी फ्रॉड। ये 4 चीजें ऐसी है जो निकट भविष्य में अभी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। दोज आर द थ्रेट्स। भारत फ्रांस संबंधों के उभरते हुए आयामों को सूचीबद्ध करें। ये हम जीडी में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। उपहार की राजनीति, फ्री बीज पॉलिटिक्स किस तरह से किसी स्टेट को बर्बाद कर सकती है, और अगर ये राजस्थान के लिए पूछें दैट वुड बी द सेम। इसमें कुछ भी नया अलग से एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में पेरारीबलन फैसले के प्रकाश में अनुच्छेद 161 में जो गवर्नर की पावर्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं जीडी में। अब आती है बात सिर्फ लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज भारतीय राजनीतिक परिदृश्य केंद्र में एकल पार्टी शासन के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। डिस्कस। इसमें क्या लिखेंगे? क्या ऐसा लगता है कि भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम है? सर विपक्ष की अनुपस्थिति। हाँ बिल्कुल। मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या चीज लिखेंगे, कारण लिखेंगे, इसमें हम क्या क्या बात डिस्कस करेंगे, और सबसे बड़ी बात विद इन द 50 वर्ड्स। क्या इंडिया में सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, हम लिखेंगे हिस्ट्री। क्या भारत में पहले सिंगल पार्टी सिस्टम रहा है? यस। आफ्टर 1947 के बाद के लगभग 2 दशक तक भारत में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पार्टी ने राज किया है। ऐसा सिस्टम रहा है ना। या 1952 के इलेक्शन से हम देखें तो लगभग 2 दशक तक एक सिंगल पार्टी सिस्टम इंडिया में रहा है। तो पहले एक सिंगल पार्टी शासन इंडिया में रहा था। इट इज नॉट न्यू फॉर द इंडिया, पहली बात। परंतु वर्तमान परिस्थितियों की हम बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आफ्टर 7 decades ऑफ द इंडिपेंडेंस, आजादी के 7 दशक पूर्ण होने के बाद ये क्वेश्चन या यह प्रश्न क्वेश्चन इज रेलेवेंट। ये अभी प्रासंगिक प्रतीत होता है। द क्वेश्चन इज रेलेवेंट नाउ। और उसके फिर हम यहाँ पर कारण लिख देंगे, ये क्यों रेलेवेंट है। 2 कारण आएंगे। एक आएगा ऑपोजिशन, विपक्ष की अनुपस्थिति, और उसके अगर आप चाहें तो कारण लिख सकते हैं कि एक सिंगल परिवार द्वारा पूरे विपक्ष को हैंडल करना और उनके निर्णय के आधार पर, इसलिए हमारे यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष नहीं आ पा रहा है। ये हो गया अपोजिशन रिलेटेड बात। सर आज फिर वही बात हो रही है कांग्रेस।
आज फिर वही बात हो रही है कांग्रेस में। आज फिर वही बात दोहराई है। हाँ अच्छा, वो राहुल हाँ, गांधी नया उसके वो संकल्प क्या पुराना बोला? विकल्प। वो हाँ, शायद मैंने भी देखा था न्यूज में सुबह सुबह। क्या था, राहुल गांधी वापस से पार्टी के महासचिव या क्या बनेंगे, पार्टी लीडर, पार्टी हेड जो भी है इनके पोस्ट, वो वापस से बनेंगे। तो उसमें कौन सी नई बात है? उसके लिए यहाँ उदयपुर में आके और सारी व्यवस्था करने की क्या जरूरत थी? ये तो वहीं से बोल देते हैं। चलिए, सो दैट इज द फैक्टर ऑफ अपोजिशन। पहली चीज, ये एक बहुत गलत बात है देखा जाए तो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पार्टी इन द डेमोक्रेसी, पर ये एक बहुत गलत बात है। अगर कहीं पर इंडिया में तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, या इंडिया में कोई तानाशाह हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही है, या भारत में अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि विपक्ष यहाँ पर मजबूत नहीं है, और आपस में जो इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये इससे नहीं उबर पा रहे हैं। अभी से नहीं, पूरा एक दशक होने में आ जाएगा 2024 में। पिछले 10 सालों में ये उससे नहीं उबर पा रहे हैं, और ये लोकतंत्र का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। स्वयं का, पार्टी का नुकसान करना, दैट इज अनदर थिंग, परंतु ये डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक चीज आ गई ओपोजिशन, एक पार्ट और लिखेंगे, वो क्या होगा? एक पार्ट और आएगा। देखिए, वो चीज होती कि ओपोजिशन में दम नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाता? टीना विकल्प फैक्टर। भी नहीं है हमारे पास। टीना फैक्टर बोलते हैं ना जिसको, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। टीना फैक्टर ही बोलते हैं ना उसको, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। हमारे पास विकल्प नहीं है। पर इस टीना फैक्टर के अलावा एक और चीज है। लीडरशिप क्वालिटीज, उनको भी नहीं साइडलाइन किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते हो कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। और लीडरशिप क्वालिटीज में सारी चीजें आ जाएगी, जिसमें उनके निर्णय आ जाएंगे। कौन से निर्णय? सभी तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, जितने भी तरह के निर्णय ले रहे हैं, आंतरिक, पार्टी से रिलेटेड और सरकार से रिलेटेड, वो सारे निर्णय इसमें आ जाएंगे। दूसरा, फॉरेन रिलेशंस जो बढ़ रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे, या फॉरेन रिलेशंस को लेकर जो इंटेंसिटी बढ़ रही है वो इसमें आ जाएंगे। तीसरी चीज इसमें अपॉइंटमेंट्स जो है, जो लोगों की नियुक्तियां की जा रही है, वो भी बहुत, ऐसा मान लीजिए, लर्नेड लोगों की नियुक्तियां की जाती है। उसका एक एग्जांपल है एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाना। वो चीजें हैं कि अपॉइंटमेंट जो किए जा रहे हैं, तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज है, निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की, ये दोनों चीजें भारत में एकल पार्टी शासन के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। दैट इज द डिस्कशन। इस डिस्कस टर्म में आपको रीजंस बताते होते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से ऐसा बन रहा है। तो एक तो अपोजिशन नहीं है, दूसरा लीडरशिप क्वालिटीज उनमें है। ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, दैट इज फ्रॉम माय एंड। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। सर एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था। यस। सर वो आरपीएससी की वो जो प्री का एग्जाम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कब तक होगा? सर मतलब नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्री में मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक कैसे हो सकती है, और फिर आंसर जो आप जो आंसर की निकालते हो उसमें मिस्टेक क्यों हो रही है और कैसे हो सकती है? ये डेलिबरेटली हो रहा है या पता नहीं क्या है, मतलब ये आंसर्स में मिस्टेक है। सबसे बड़ी बात कि आरपीएससी का निकम्मापन हम कह सकते हैं।